गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग एप्टीट्यूड के बारे में देखेंगे। एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है या क्या सिलेबस है उसका, कहाँ से पढ़ना पड़ता है, कब शुरू करना चाहिए, कौन से एग्जाम्स है जिसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है, और कई सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं वरना इस क्लास को हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे। एक तो अपना सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट का, दूसरी बात ये पढ़ना क्यों है। कोई भी एप्टीट्यूड मतलब कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो देखेंगे अपन। दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे और तीसरे पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एग्जाम्स है जिसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के पहले भी कुछ है, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा सिलेबस है जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पढ़ना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे पहले। अगर आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करेंगे तो 2 पार्ट में इसको अपन डिवाइड करेंगे। तो एक तो अपना पहला पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट पार्ट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कई बार न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोला जाता है या मैथ्स भी बोला जाता है, राइट, अरिथमेटिक भी बोला जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका फर्स्ट पार्ट है, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन ही रहता है, ये ज्यादा चेंजेस नहीं है। उसमें कौन सा सिलेबस अपन देखेंगे डिटेल में। और दूसरा पार्ट कौन सा आपका, एक पार्ट तो हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा पार्ट हो गया रीजनिंग का, यहाँ पर लिखा है रीजनिंग, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट। जो एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये एग्जाम बाय एग्जाम थोड़ा सा वेरी होता है, लेकिन सबके लिए कॉमन सिलेबस क्या है वो अपन पहले डिस्कस करेंगे और बाद में आपको समझा दूंगा कि एग्जाम के हिसाब से कितना क्या या कौन चेंजेस वहां पर होते हैं अपन देखेंगे। पहले अपन क्वांट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमन सिलेबस है, कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो है नंबर सिस्टम, योर फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस है, एकदम इसका फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। इसमें आप देखने वाले टाइप्स ऑफ नंबर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आप बोल सकते हैं, यानी कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कई सारे नंबर्स जो होते हैं उसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप बचपन से पढ़ते आए हो। फिर हम यहाँ पर अच्छे तरह से पढ़ेंगे उसको, एक बार यहाँ रिवीजन हो जाएगा कुछ लोग का अच्छे से। डिविजिबिलिटी टेस्ट, अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो सब देखेंगे, उसके ऊपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस इन एन एक्सप्रेशन, ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है 50 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू वगैरह ऐसा कुछ, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन एन एक्सप्रेशन। उसके बाद रिमाइंडर्स थ्योरम, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साइक्लिसिटी, यानी साइक्लिसिटी के कुछ जनरली क्वेश्चन में आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा तो मान लो ये 5 है, 5 टू द पावर 5 3 1 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, नीचे ऑप्शंस है ये 1 2 3 4 इतना हो गया। तो ये इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास साइक्लिसिटी का बेस है, साइक्लिसिटी से इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। जब टॉपिक आ जाएगा अपन डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट है बेस सिस्टम, वो भी अपन देखेंगे। जनरली आईटी एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, आईटी की जो कंपनीज है उनके एग्जाम्स में, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट में ज्यादा पूछा जाता है बेस सिस्टम, बाकी एग्जाम्स में उसका ज्यादा वेटेज नहीं है। फिर भी अपन हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये है फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम। सेकंड टॉपिक इज परसेंटेजेस। परसेंटेज भी बाकी कई सारे टॉपिक का बेस है। परसेंटेज के ऊपर भी काफी सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स टिके हुए हैं, बाकी के टॉपिक्स टिके हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ते हो तो आपको प्रॉफिट लॉस में काफी सारा फायदा होगा। एसआईसी यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका काफी सारा फायदा होगा अगर परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ते हो। वैसे भी परसेंटेज कई सारे टॉपिक का बेस है, तो हम शुरुआत यही से करेंगे। हर एक टॉपिक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाया हुआ है, कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ना चाहिए उस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा अरेंज किया है। तो परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, क्या है हर चीज का मतलब वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
हालांकि ये जो अपना प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके डेली लाइफ में भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आपके व्यवहारिक जीवन में भी आपको मतलब इसकी काफी जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट की व्यवहार में काफी जरूरत पड़ती है, या प्रॉफिट लॉस की भी आपके डेली लाइफ में काफी जरूरत पड़ती है। तो वो सब चीजें भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, एवरेजेस, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। एवरेजेस और एलिगेशन मिक्सचर्स में कुछ कॉमन है, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन में कुछ कॉमन है, इसलिए हम साथ साथ पढ़ने वाले। उसके बाद देखेंगे अपन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं या एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके बाद में बता दूंगा आपको कौन से एग्जाम्स आपको अपॉर्चुनिटीज है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का काफी वेटेज रहता है वहां पर। हालांकि हर एग्जाम में वो पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा वेटेज रेलवे के एग्जाम में हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स हो, वहां पर आपको ज्यादा पूछा हुआ दिखेगा। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव का। हर एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस दिखेंगे, 2 से 4, 1 से, एग्जाम के हिसाब से थोड़े थोड़े वेरी होते रहेंगे। किसी एग्जाम में 2, किसी एग्जाम में 3, लेकिन हर एग्जाम में आपको ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछेंगे। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। आप बेसिक से उसको एकदम एंड तक अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक्स एंड रेसेस के क्वेश्चन आते हैं, और प्रॉब्लम्स और एजेस भी पूछे जाते हैं। मतलब बचपन से आप जो पढ़ते आए हैं, एज, राम का एज शाम के एज से इतने से 30 से ज्यादा है, 50 से कम है, तो राम और शाम के एज कितना होगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चन जो आपने बचपन से पढ़े हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं एजेस के ऊपर। फिर ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इन सभी टॉपिक से थोड़े से डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंट ही लिखा है थोड़ा सा मैंने। ये भी एग्जाम्स, हर एग्जाम में लगभग इसका भी वेटेज काफी अच्छा है। और उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसको कॉमनली डीआई बोला जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद है डेटा सफिशिएंसी। हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी का कोई एक ज्यादा संबंध नहीं है, भले एक साथ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन उनका ज्यादा संबंध नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम्स। बैंक के कई सारे एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल आईबीपीएस के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, एसबीआई अपना स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराती है, आरबीआई अपना स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट बैंक के एग्जाम्स होते हैं। तो हर बैंक के एग्जाम के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी के भी काफी सारे एग्जाम्स में डीआई ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन बैंक में उसका काफी ज्यादा वेटेज, ठीक है। और उसके बाद गेट में भी उसका स्पेशल वेटेज है, गेट में भी उसके क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम्स हैं सब हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल अपन सिलेबस के बारे में देखते हैं। उसके बाद अलजेब्रा सिर्फ नाम यहाँ पर लिखा है, लेकिन कई सारे टॉपिक्स अलजेब्रा के अंदर हमें पढ़ने हैं, देखेंगे जब सिलेबस पढ़ लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। हालांकि 3 जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। जैसे बैंक के एग्जाम की बात करेंगे तो उनको उसमें ये टॉपिक पूछे नहीं जाते, लेकिन एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स आप देखेंगे या एमपीएससी के एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें आपको पूछा जाता है। अलजेब्रा स्पेशली एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री भी, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन कई सारे एग्जाम्स में भी थोड़ा सा वेटेज उसका है, ठीक है। ये 3 टॉपिक थोड़े से अलग है, इसको हम पढ़ेंगे स्पेशली, लेकिन ये स्पेशल तरीके से देखोगे तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए स्पेशल उसका ज्यादा वेटेज है, ठीक है। लेकिन हम तो हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, वी विल स्टडी एवरी टॉपिक इन डिटेल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओके। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। दूसरा पार्ट है अपना रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तो भी अपने ये जो टॉपिक्स मैंने अभी जितने एक्सप्लेन किए हैं वो आप बचपन से कहीं ना कहीं देखता है, लेकिन रीजनिंग का आपने नाम कहीं नहीं सुना है, किसी सब्जेक्ट में आपको रीजनिंग नहीं दिखा। ये मैथ्स में दिखा था कि मैथ्स आपने किसी ना किसी क्लास में पढ़ा है, लेकिन रीजनिंग आपने कोई भी क्लास में पढ़ा नहीं। कभी आपको एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं दिखा होगा कि जिसमें रीजनिंग पूछा। तो फंडा ये है कि जैसे आप इसको सब्जेक्ट कंसिडर करना शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज नॉट सब्जेक्ट, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग। ये आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करने इसके क्वेश्चंस, आपका जो कॉमन सेंस है उसका यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। कुछ
रीजनिंग के क्वेश्चंस मतलब एकदम सिंपल होते हैं, बस सोच आपकी किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड है। आप उस टाइम पे जब एग्जाम में बैठे हो वहां पे आप किस तरह सोच रहे हो या आपकी वहां पे सोचने की टेंडेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड है इसका आपका स्कोर कितना होगा या किस तरह से आप उसे क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो फिलहाल आप सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो सिलेबस के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं। रीजनिंग को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग यानी नॉन डायग्रामेटिक पार्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी डायग्रामेटिक पार्ट। जो आप बचपन में जो अपने नवोदय के एग्जाम दिए थे या स्कॉलरशिप टेस्ट दिए थे वहां पर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग काफी ज्यादा पूछा जाता था, डायग्रामेटिक पार्ट ज्यादा पूछा जाता था। अभी भी एसएससी हो या रेलवे हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी यूपीएससी के सीसैट की जो एग्जाम होती है, सीसैट का जो पेपर होता है उसमें हो, एसएससी रेलवे या आप स्पेशली जो डिफेंस के एग्जाम्स देते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, ये एग्जाम्स देते हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो वहां पर आपको इसका ज्यादा वेटेज मिलता है। किसका? नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसका सिलेबस क्या आप टेबल में देखेंगे। फिलहाल रीजनिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब पहले वर्बल रीजनिंग का सिलेबस हम देखते हैं। वर्बल रीजनिंग को भी आगे जाकर तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है एनालिटिकल रीजनिंग। मैंने अभी भी बोला था कि वर्बल रीजनिंग मतलब नॉन डायग्रामेटिक पार्ट मिलेगा आपको वहां पर, और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब डायग्रामेटिक पार्ट दिखेगा वहां पर हर एक टॉपिक में आपको डायग्राम्स ज्यादा दिखेंगे। तो इसको अपने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। उसका सिलेबस क्या क्या है देखेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी ये जो फर्स्ट पार्ट है, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब उसमें एकदम कॉमन टॉपिक्स होंगे, राइट, एकदम सिंपल भी और कॉमन टॉपिक्स होंगे। जहां पर जैसे सिलेबस देखेंगे तो लिखा है अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, देखेंगे टॉपिक जब आएगा तो डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग काफी कॉमन टॉपिक सही है। रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन टेस्ट, कई बार डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोला जाता है उसको, या कई बार आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऐसे भी बोला जाता है। ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज भी होते हैं, नंबर सीरीज भी होते हैं। ये हो गया अपना। उसके बाद ये डाइस, पासा जिसको बोलते हैं मराठी में या हिंदी में आप पासा बोलते हैं उसको। उसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड, एनालॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में से काफी अच्छा वेटेज है। तो ये हो गया आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, मतलब टॉपिक्स, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में। हालांकि इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग मतलब रीजनिंग, उसमें आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि रीजनिंग कौन सी वर्बल रीजनिंग है, कौन सी नॉन वर्बल रीजनिंग है, कौन सी जनरल मेंटल एबिलिटी है और कौन सी लॉजिकल रीजनिंग है। हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो इतना डिवाइड करने की आपको जरूरत है। फिर भी कुछ कुछ एग्जाम्स में जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादा पूछते नहीं है, उसके लिए अपन एक बार क्लासिफिकेशन देखेंगे। जब पढ़ेंगे तो एवरी टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। ये जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा लॉजिक से ही सॉल्व करना, यहाँ पर आपको सिर्फ मतलब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो उस वहां पे आपको क्या लॉजिक कैसे कैसे यूज करना है हम देखेंगे वहां पर। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक है सिलोजिज्म, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई सारे एग्जाम्स में इसका काफी अच्छा वेटेज है। बैंक में 5 to 6 मार्क का ये 100% आता ही है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरबीआई हो, आरआरबी हो, कोई भी बैंक की एग्जाम हो या इंश्योरेंस की एग्जाम हो, उसमें वो टॉपिक सिलोजिज्म के ऊपर 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे डिटेल में इसको। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, प्रॉब्लम्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर आपने क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर के क्वेश्चंस है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ड्राइव ऑफ इन्फरेंसेस या इन्फरेंसेस जिसको बोलते हैं, ये कई सारे टॉपिक्स हैं, और भी एक दो टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के। अब इसका वेटेज बैंकिंग में ज्यादा है। अब बैंकिंग में भी देखो, जब बैंकिंग की कोई क्लर्क की एग्जाम होती है तो उसमें ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब पीओ की एग्जाम होती है तो वो लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हो तो उस
उस पद की रिक्वायरमेंट है ये आपको लॉजिकली आप फिट होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू एनालाइज एवरीथिंग विद लॉजिक, राइट। उस पद की वो रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से आपको लॉजिकल रीजनिंग वहां पर ज्यादा पूछी जाती है। फिर थर्ड पार्ट अपन देखेंगे इसका, तो दैट इज योर एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में ये 3-4 टॉपिक्स है। एनालिटिकल रीजनिंग यानी यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा एनालाइज करना है, यानी कई सारे बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसमें कई सारा डेटा इंक्लूड होगा। उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करना है। ये इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि आपके अंदर डेटा को हैंडल करने की एबिलिटी है कि नहीं है, ये चेक करना एग्जामिनर को। उसके बाद मतलब इसमें टॉपिक कौन से, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कैसे क्वेश्चंस होंगे, मान लो एक टेबल के ऊपर 10 लोग बैठे हैं राउंड से, तो किसके बाजू में कौन बैठा है, किसका फेस किसके तरफ है, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर रहते हैं। पूरा डेटा दिया हुआ रहता है, उस डेटा को एनालाइज करके हमें उसको सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। पजल्स रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर ही पजल ज्यादा डिपेंड होते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, ये सब टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के माने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया रीजनिंग का, कौन सा, वर्बल रीजनिंग। बचा हुआ नॉन वर्बल रीजनिंग, जो डायग्रामेटिक पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सीरीज पूछे जाते हैं। सीरीज यानी ये सीरीज और ये सीरीज अलग है। कौन सी सीरीज, इधर जो अपने नंबर सीरीज पूछे जाते हैं या अल्फाबेटिकल सीरीज पूछे जाते हैं, वो अलग है, यहाँ पर अलग है। यहाँ डायग्राम्स के सीरीज होंगे, डायग्राम्स देंगे आपको सीरीज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड डायग्राम देंगे और फोर्थ अननोन होगा, वो आपको फोर्थ कौन सी होगी आपको लॉजिक से डिसाइड करना है। फिर एनालॉजी, एनालॉजी में डायग्रामेटिक फॉर्म में होगी, डायग्रामेटिक फॉर्म में होगी। क्लासिफिकेशन भी आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में होगा, या ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट जो पूछा जाता है, ऑड वन आउट जिसको बोलते हैं, यानी जो 4-5 डायग्राम्स है उसमें से कौन से डायग्राम अलग है वो आपको पूछा जाता है। ये क्लासिफिकेशन हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपको कई एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर देंगे और उसमें बोलेंगे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, या कितने नंबर ऑफ सर्कल्स है। एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर में वो कितने नंबर्स ऑफ बाकी फिगर्स है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। देखेंगे डिटेल में। उसके बाद है एम्बेडेड फिगर, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर में कोई एक नीचे दी हुई कौन सी फिगर एम्बेडेड है, मतलब कौन सी फिगर वहां पर है, वो आपको जज करना पड़ता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यानी एक स्क्वायर देंगे, इसमें ये 3 पार्ट के फिगर्स देंगे और ये चौथे पार्ट में कौन सी फिगर होगी आपको पूछेंगे, वो फिगर कंप्लीशन के लिए पूछा जाता है। जब टॉपिक आएगा तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपको टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। पेपर आप कट करते हो, उसको होल करते हो, फोल्ड करते हो, उस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। फिगर मैट्रिक्स, ये एक टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग के, जो डायग्रामेटिक पार्ट है, और ये हो गया वर्बल रीजनिंग जो नॉन डायग्रामेटिक पार्ट है, राइट। अब कई सारे लोग इसको और कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट बना देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, वेदर इट इज क्लासिफाइड प्रॉपरली और नॉट, दैट डजंट इम्पोर्टेंट। हमें टॉपिक का बेस से लेकर एडवांस तक पढ़ना जरूरी है, ना कि वो कौन से टॉपिक के अंदर उसको क्लासिफाई किया वो जरूरी नहीं है। ये हो गई पहली बात अपना सिलेबस। अब दूसरी बात ये कि हमने डिसाइड किया था कि ये क्यों पढ़ना है, ये हम देखने वाले थे। सेकेंड पार्ट में हमें देखना था कि क्यों पढ़ना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कंडक्ट कराती है, क्या रीजन है। आपको ग्रेजुएटेड हो, मान लो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वहां पर इंजीनियरिंग किया, तो मोर देन 40 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, और फिर भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका मान लो कोई यूपीएससी दी है किसी ने और कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया या आईएएस ऑफिसर बन गया फॉर एग्जांपल, और वहां पर जब आप ऑफिसर बनते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर काफी सारा इन्वेस्टमेंट करता है, काफी सारा पैसा खर्च करता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको बाकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और सिलेक्शन होने के बाद अगर गवर्नमेंट के ये ध्यान में आ गया कि जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है वो तो उस पर्टिकुलर
प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैंडिडेट है ही नहीं, उसमें वो एबिलिटीज ही नहीं है कि वो उस प्रोफाइल को हैंडल कर सके, तो फिर क्या, सब वेस्टेज हो जाएगा। इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, इतनी सारी ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया जाता है, टाइम जाता है सरकार का, और लास्ट में अगर पता चल जाता है कि जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, देन एवरीथिंग इज वेस्टेज। तो इसलिए सरकार पहले ही एग्जाम लेके वो एबिलिटी चेक करती है कि उस कैंडिडेट में वो एबिलिटीज है कि नहीं है, वो पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये पहले ही चेक किया जाता है, तो उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करा जाता है। कोई भी सुटेबल मतलब कोई भी प्रोफाइल हो, चाहे फॉर एग्जांपल आप एक बैंकर हो, आप कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए, मान लो अगर आप कोई मैनेजर बन गए या प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वहां पर आप हैंडल करने के लिए सुटेबल हो कि नहीं, ये पहले ही चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जब सिलेक्शन हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि ये सुटेबल कैंडिडेट है ही नहीं, यहाँ बैंक में ये बैंक के कस्टमर्स हैंडल कर ही नहीं सकता, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो फिर या बैंक का काफी सारा डेटा होता है, काफी सारा फाइनेंशियल चीजें होती हैं यहाँ पर, तो वो हैंडल कर ही नहीं पाता है, तो फिर क्या, वेस्टेज है सब कुछ, उसका ट्रेनिंग दिया हुआ वेस्टेज है, उसके लिए जितना खर्चा किया सब वेस्टेज है। इफ एवरीथिंग इज वेस्टेज तो क्या, सब लॉस ही लॉस है। इसके पहले ही उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा। या कोई भी कंपनी हो, आप किसी कंपनी के लिए मान लो सेलेक्ट किए जाते हो और बाद में उनको पता चलता है कि आपने कंपनी की जो प्रोफाइल है, दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसके लिए कोई भी कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट के कोई एग्जाम हो, उनके लिए सभी के लिए पहले एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है और उसके बाद ही वो आपको डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही इंटरव्यू वगैरह बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करके आपको जॉब मिल जाता है। ठीक है, ये होगा सेकंड पार्ट कि क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है, क्या जरूरत पड़ती है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, कौन सी ऐसे एग्जाम्स है जिनके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो वन बाय वन एक एग्जाम देखेंगे, एक कॉमन एग्जाम्स देखेंगे जिसके लिए आप अपियर हो सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। सबसे टॉप से शुरुआत करेंगे, जितना स्पेस मेरे पास अवेलेबल है उतने में मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। आप यूपीएससी जब देते हो, यूपीएससी हो एक तो, या आप एमपीएससी, आप हम महाराष्ट्र से है तो अपन एमपीएससी की बात करेंगे, या कोई भी स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन होगी, चाहे महाराष्ट्र की हो, एमपी की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, किसी भी स्टेट की, तो उन सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो एमपीएससी हो या यूपीएससी हो, यहाँ पर एक आपका पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप बैंक की बात करेंगे। बैंक के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के लिए जितने एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक पीओ का एग्जाम होता है, बैंक की क्लर्क का एग्जाम होता है, ये तो एक पोस्ट। लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूशन जैसे आईबीपीएस बैंक के एग्जाम कंडक्ट करता है आईबीपीएस। उसके बाद एसबीआई अपना स्पेशल एग्जाम लेता है, उसके बाद आरबीआई अपना स्पेशल एग्जाम लेता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, उनके भी एग्जाम्स होते हैं। इतने सारे एग्जाम्स बैंक के कंडक्ट किए जाते हैं। एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सिविल सर्विसेज सेक्टर हो गया, एमपीएससी हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट की कमीशन हो, फॉर एग्जांपल एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर तीसरा सेक्टर आप बोल सकते हो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी भी कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी के मैं कुछ एग्जाम्स आपको बता दूं तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली के सब इंस्पेक्टर जिसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। ये ग्रेजुएट के लिए है, ये 10वीं 12वीं के लिए सीएचएसएल, ये सीपीओ भी ग्रेजुएट के लिए। और भी कई सारे एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करती है, वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी देना ही, राइट। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे, रेलवे के कुछ एग्जाम, रेलवे के कई सारे एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, एनटीपीसी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर की एग्जाम कंडक्ट कराती है,
आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये अपना था रीजनल रूरल बैंक कहा गया ये, और ये अपना आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये भी कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा था। लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी ग्रुप सी के कई सारे पोस्ट होते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करा जाता, उनके लिए भी यही सब कॉमन एप्टीट्यूड है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या और भी कई सारे लोकसभा राज्यसभा के भी एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के वैकेंसीज आते हैं, उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एग्जाम्स आते हैं, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो या एक सुप्रीम कोर्ट अपना सबके जो है टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री सुप्रीम कोर्ट, और बाकी हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट्स है उनके एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। ये तो हो गया जनरल, जो सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट ये एग्जाम्स दे सकते हैं, सभी के लिए कॉमन थे। स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उनके लिए भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। उनके लिए कौन से एग्जाम्स है थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। कई सारे अपॉर्चुनिटीज है, ये तो मैं कॉमन बता रहा हूँ, और भी काफी सारे एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो। तो इंजीनियरिंग के लिए जो एक मेन एग्जाम है, कई सारे स्टूडेंट जिसके ऊपर टारगेट करके बैठे होते हैं, वो है गेट, राइट। तो गेट के लिए भी आपको बाकी सारा सिलेबस तो है ही ब्रांच वाइज, लेकिन गेट के लिए आपको 10 मार्क का एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट उसके ब्रांच के हिसाब से बाकी के सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन गेट के लिए एप्टीट्यूड तो होता ही है 10 मार्क का एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, तो वहां पर आपको ये पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अपने पास बाकी के भी ऑप्शंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग के बाद एमपीएससी के कुछ वैकेंसी आते हैं, यूपीएससी के भी, आईएएस है, गेट हो गया, आईएएस हो गया, सिविल सर्विस टेक्निकल का यूपीएससी जो कंडक्ट करती है आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां पर भी आपको एप्टीट्यूड होता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो कंपनी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको काम होता है। मान लो कोई भी कंपनी है, चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ये तो टॉप की कंपनी, और भी कई सारी कंपनीज है। तो ये सभी कंपनीज क्या करती है, पहले तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराएगी, यानी पहले वो जब कॉलेज में आएंगी आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कैंपस में जब कंपनी आएगी तो पहले तो आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगी, जिसके लिए यही सिलेबस होगा कॉमन, राइट, यही सिलेबस होगा। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और वो स्टेज बाय स्टेज आपको क्लियर करा के फिर आपको जॉब मिलेगी, राइट। तो सबसे पहला जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए यही कॉमन सिलेबस होगा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए हो, गेट हो, आईएएस हो, कैंपस प्लेसमेंट हो, या बाकी भी कई सारे जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचेस के लिए, और भी ब्रांचेस के लिए एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर इंजीनियर, आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके लिए भी जूनियर इंजीनियर के वैकेंसीज आते हैं, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे वैकेंसीज आते हैं। तो उन सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही है। कहने का मतलब ये है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर जॉब चाहिए तो आपको एप्टीट्यूड के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, वहां पर इसके सिवा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो एप्टीट्यूड देना ही पड़ेगा, इसलिए एप्टीट्यूड की स्टडी करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, राइट। अब कब पढ़ना चाहिए, कब शुरुआत करनी चाहिए? बेटर है आप थर्ड ईयर में हो तो शुरुआत करना अच्छी बात है, सेकंड ईयर में हो तो भी अच्छी बात है। कई सारे कॉलेजेस में सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, सेकंड ईयर से। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो तो वहां से पढ़ाई शुरू करना अच्छी बात है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, 1 महीने में पढ़ लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे। दिस इज नॉट अ थिंग टू लर्न इन 1 मंथ, वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम फॉर दैट। आपको ज्यादा से ज्यादा उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसका एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे तो ही एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। दूसरी बात, सिर्फ नॉलेज होके काम नहीं चलेगा, आपको टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना। आप जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज
सिर्फ नॉलेज हो के कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ नॉलेज होने के बाद आप टाइम के अंदर नहीं उसको सॉल्व कर पाओगे। टाइम के अंदर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद थर्ड ईयर से शुरू करना चाहिए। फाइनल ईयर में हो तो भी कोई बात नहीं है, फाइनल ईयर के या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने शुरू करना चाहिए। ये जो हम जो भी सभी बैच शुरू करेंगे, अगर ऑफलाइन बैच शुरू हो गई तो अच्छी बात है। जितने जल्दी कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, जितने जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अपन ऑफलाइन बैच शुरू कर लेंगे। तो उसमें मैं ये टारगेट करूंगा, मैं ये एजम्पशन मेरे दिमाग में ये है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या तो थर्ड ईयर के या फाइनल ईयर के हैं, तो उनके लिए एकदम बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एकदम शुरुआत से लेकर एकदम एंड तक अपन बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, और वो सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करें या बाकी भी प्रैक्टिस के लिए जितना रिवीजन कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं सब कुछ कर लेंगे। मेरे तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूंगा। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ के फिर प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जितने जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उतने जल्दी जल्दी अपन ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने चैनल पे कुछ वीडियोस शेयर कर लूँगा, आप तब तक के लिए उसको रेफर कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और ये वीडियोस आपके दोस्तों तक भी आपको शेयर करने हैं, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कॉलेज के कोई क्लासमेट्स हो, उनकी तरफ भी आपको शेयर करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो था। आज से अपन एप्टीट्यूड के कुछ वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आपको एग्जाम के टाइम पे काम में आ जाएंगे। और एग्जाम का वेट मत करिए, एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर लीजिए। एग्जाम जब भी आती है आप रेडी होने चाहिए। ये नहीं है कि एग्जाम आ गई, एग्जाम की डेट आने दो फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ऐसे इस इंडिया में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की राह देखते बैठे, जब एग्जाम आती है तो पढ़ना शुरू करते हैं। वो कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वो कभी पास नहीं होता एप्टीट्यूड, क्योंकि आपके कंपटीशन में ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम का वेट नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट नाउ इटसेल्फ। ओके, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में। ये अपना यही खत्म हो जाता है। अगले क्लास में अपन 1 बाय 1 शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम से हम शुरू करने वाले। सबसे फर्स्ट क्लास में मैं टाइप्स ऑफ नंबर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा। तो सब लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए। विश ऑल द बेस्ट वंस अगेन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।